वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो वैकेंसियाँ रखी है एफकेट की, और जिसकी फॉर्म ऑनलाइन होने लगी है 1 जून 2022 से। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट सिलेबस मैं बताऊंगा, और सिलेबस के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो तो अलग से हो गई। ठीक है, और साथ में किस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करते जाऊँगा। और हाँ, और मैं कोशिश करूँगा कि एफकेट की मैथ और रीजनिंग में आपको पढ़ा दूँ। ठीक है, कोस्ट गार्ड वाले बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि कोस्ट गार्ड नाविक का बैच कब से स्टार्ट होगा, तो आज वो डेट मतलब 2 जून है ना, मैं आज वो डेट सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कब से क्या स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है, तो टोटल 300 नंबर के पेपर हो गए। और देखो, यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और मैं बताऊँ, ये टोटल 2 घंटे का पेपर होता है, और इसके अंदर 4 सेक्शन से पूछे जाते हैं। इंग्लिश से, जीके से, जीके जनरल अवेयरनेस का मतलब आ गया, इसके अंदर जीके भी होगा, इसके अंदर जीएस भी होगा मतलब जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, और जीए भी होगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से सीए भी होगा, ये जीए नहीं सीए होगा, करंट अफेयर्स। ठीक है, वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। और यहाँ पे और भी समझो, यहाँ पे फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ से क्वेश्चंस आएंगे। मैथ का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम है, और कर लोगे, मैं करा दूंगा, सारा बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। और रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे वो इंग्लिश में होंगे, हिंदी में कोई भी नहीं क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन क्या होगा, इंग्लिश में ही होगा। और एक चीज़ है, इंग्लिश के जो है मैं प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर दिखा दूंगा, ऑफिशियली जो दिया गया है। इंग्लिश के अराउंड 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के बन जाते हैं ये 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ समझना, सबसे ज़्यादा इंग्लिश है, सबसे कम मैथ है, फिर साइंस क्या बोलते हैं जीके, और इसका रीजनिंग दोनों बराबर है। और ये जो मैथ जो सबसे कम है ना 20 नंबर का, मैं बताऊँ ये मैथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, तो मैथ को लोग इग्नोर करते हैं, जो कि मैथ ही आपको 60 में से 60 मार्क्स दिलवाने के काबिल बना सकता है। तो मैथ की प्रिपरेशन मैं करा दूंगा। देखो, मैं यहाँ पे मिल लेना आपको मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन कराऊंगा, जो कि टोटल बन जाते हैं 45 मार्क्स, 45 क्वेश्चंस। ठीक है, 45% आपको यहीं से मैथ और रीजनिंग से मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप पूरा 45 में से 45 सही कर दोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है ना, बिकॉज ये बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, मैं आपका करा दूंगा, इसलिए टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज जाते हैं कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या पूछता है, तो उसके लिए हम लोग ना ये सभी चीज़ों को नहीं देखेंगे, इसके अंदर बहुत शॉर्ट में दे रखा है। तो और एक चीज़, हाँ, इसके अलावा ना ईकेटी भी होता है, कि ईकेटी वो ईकेटी होता है, उसके अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये ईकेटी सबको नहीं देना होता है, जो इंजीनियरिंग ब्रांच से होते हैं उनको देना होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है, जो नॉन टेक्निकल के लिए जो अप्लाई करते हैं उनको बस यही देना होता है ना, एफकेट का पेपर 100 नंबर वाला। तो अभी हम लोग चलते हैं मॉडल टेस्ट के अंदर, ताकि हमको एक आइडिया लग जाए किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे एफकेट का जो मॉडल पेपर दे रखा है, इसको अगर आपने डाउनलोड करके देखा होगा तो ठीक है, अगर आपने डाउनलोड करके नहीं देखा तो मैं आपको टॉपिक वाइज बता देता हूँ। इसमें देखो पैसेज भी आते हैं। ठीक है, पैसेज से 3 क्वेश्चन दिए हैं, और क्लोज टेस्ट भी आते हैं। क्लोज टेस्ट क्या होता है मैं बताऊँगा, इससे भी 3 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चन जो होते हैं ना, देखो पैसेज भी आपका अच्छा खासा है, छोटा पैसेज नहीं है, और इसके वोकैब्स भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो पैसेज आपको अच्छा करके जाना होगा। जो एयरफोर्स XY ग्रुप में पढ़ते हो ना, उससे थोड़ा सा अच्छा लेवल का पैसेज पूछेगा यहाँ पर, और थोड़ा बड़ा भी पूछेगा, और क्वेश्चन पूछने का स्टाइल भी थोड़ा उनका अलग होगा। एयरफोर्स XY ग्रुप से थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होगा। ठीक है, तो रिटन बहुत ज़्यादा इसका डिफ़िकल्ट नहीं है, जो भी है FSB है इनका, जैसे आप NDA में SSB देते हो ना, वैसे इनका एयरफोर्स का FSB होता है। तो ये चीज़ है एफकेट का। तो रिटन बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हो आप। और यहाँ पे देखो 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन तक क्या है भाई आपका, इसके अंदर पैसेज है। तो 3 क्वेश्चन अराउंड आप 3 से 4 क्वेश्चन ले सकते हो, पैसेज के पूछे जाएंगे। फिर वहीं पे देखो 4, 5, 6, ठीक है, और वहाँ पे देखो 7 अराउंड। हम लोग ये ना एक राउंड फिगर ले रहे हैं, 4 क्वेश्चन आपके कॉमन एड के पूछे जाएंगे। कभी कभार जो मॉडल पेपर में दिया गया है थोड़ा सा आपको डिफरेंट भी देखने के लिए मिल सकता है एग्ज़ाम में, तो फिर भी आपके कॉमन ईडर के 4 क्वेश्चन हैं। तो ये तो 4 क्वेश्चन तो आसान, मतलब बिल्कुल भी 30 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन कॉमन ईडर के पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी दिख रहा होगा आपको, ये जो है ना, ये भी 4 क्वेश्चन है, बट ये चारों डिफरेंट है। देखो क्यों,
क्योंकि पहला फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है कि हम प्रीपोजिशन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो मतलब पहले वाले में एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रिलेटेड आ गया, इसका मतलब प्रीपोजिशनल फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है। ये डिफेंस एग्जाम का अपना नियम है, ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स का एग्जाम ले लो, XY ग्रुप का, नेवी का SSR AA का जो होता था, कोस्ट गार्ड का होता तो हर के अंदर प्रीपोजिशनल फिल इन द ब्लैंक्स पूछे ही जाते हैं। तो प्रीपोजिशन चैप्टर अच्छा कर लेना। प्रीपोजिशन के साथ साथ यहाँ पे देखो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड पूछा जा रहा है। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है? अगर आपके पास MB पब्लिकेशन का बुक होगा तो उसमें फ्रेजल वर्ब बहुत सारे दिए गए हैं। अदरवाइज डोंट वरी, मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा कुछ टाइम में, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब से भी पूछे जा रहे तो फ्रेजल वर्ब अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लुकिंग फॉर, ठीक है, और लुकिंग फॉर अलग हो गया, लुकआउट अलग हो गया, बहुत सारी चीज़ों का मतलब लुक से बन रहा है, ठीक है। लुक एट का मतलब कुछ और हो गया, लुकिंग टू कुछ और हो गया, मतलब खाली प्रीपोजिशन लग जाता है तो उसका भाव अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। अभी यहाँ पे देखो इन दोनों में वोकैब टेस्ट कर रहे हैं आपका, मतलब 4 फिल इन द ब्लैंक से चारों 4 टाइप के हैं, ठीक है। एक तरीके से कह लो इसके अंदर वर्ब पूछ रहे हैं तो इसके अंदर आपका वोकैब पूछ रहे हैं, मतलब एक तरीके से ना आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स अगर सही करना है तो आपका प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब और वोकैब, ये 3 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। फिर आप देखो सिनोनिम का क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 सिनोनिम पूछे गए हैं और 2 एंटोनिम, ये चीज़ें लिखते जाओ। 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, 4 आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, 4 कॉमन ईयर पूछा गया था, 3 पैसेज पूछे गए थे, ठीक है। और देखो ये है क्लोज टेस्ट आपका। क्लोज टेस्ट क्या होता है? जैसे एक पैराग्राफ कहानी लिखा रहेगा और कहानी के बीच में ना छोटा छोटा चीज़ छोड़ दिया जाता है कि आप फिल करो इस ऑप्शन को देख के। तो पहले वाले में पूछा गया था कि एक्स के जगह पे क्या फिल होगा, तो ABCD में से देख के भर लो, ठीक है। अब इसको बनाने का भी रूल मैं बता ही दूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो क्लासेस के दौरान। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर 3 क्वेश्चन आपसे क्लोज टेस्ट के पूछे गए, दिख गया ना, 16, 17, 18। उसके बाद देखो आपसे ईडियम फ्रेज भी पूछा जा रहा है, और ईडियम फ्रेज काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। 2 क्वेश्चन ईडियम फ्रेज से पूछे गए। और देखो ये जो वोकैब है ये भी आपको दिख रहा होगा, ये ईडियम फ्रेज वाला, तो 3 क्वेश्चन ईडियम फ्रेज से पूछे गए हैं। ये भी है जो ईडियम फ्रेज ही है, ठीक है। तो इसमें ईडियम फ्रेज वाला क्या फिल करेंगे वो चीज़ पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। आगे देखो ये जो चीज़ है थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा बाकी एग्जाम से, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब ये डिफरेंट क्यों है ये भी मैं बताऊँ कि जैसे हम लोग रीजनिंग में पढ़ते हैं ना एनालॉजी, उस टाइप से इन्होंने इंग्लिश में दे रखा है। देखो ये वोकैब टेस्ट कर रहे हैं आपसे यहाँ पे। कैसे वोकैब टेस्ट? देखो यहाँ पे जैसे हार्म का रिलेशन डैमेज से दे रखा है, तो हार्म का मतलब क्या होता है? किसी को क्षति पहुँचाना। डैमेज का भी मतलब होता है किसी को क्षति पहुँचाना। इसी तरीके से कौन सा पेयर जो है एक दूसरे का सिनोनिम टाइप का है। जैसे पहले वाले देख लो स्वीट और सॉर दे रखा है, तो स्वीट का मतलब मीठा और सॉर का मतलब खट्टा होता है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब अलग अलग हो गया ना। उसी तरीके से इसमें से चुनो कि मतलब कौन दोनों वोकैब इसकी तरह है, मतलब उसका सेम अर्थ देने वाला नहीं, बल्कि ये दोनों ऑप्शन का मतलब वो एक दूसरे के सिनोनिम होने चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें कंफ्यूज है और इसमें सेटिस्फाई है, तो दोनों तो अपोजिट हो गए ना, कि किसी के आप कुछ ऐसा बोल दो कि सामने वाला सेटिस्फाई हो जाए, या फिर आप कुछ ऐसा बोल दो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा खोजो जो एक दूसरे से रिलेटेड है। उसी तरीके से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1, 2 और ये 4, ठीक है। तो इस टाइप के भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये जो चीज़ है PQRS वाला चीज़ है जिसको हम सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं, तो सेंटेंस अरेंजमेंट से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। अब ये सभी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगी। ये चीज़ आप नोट करते जाओ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ताकि प्रिपरेशन के दौरान आसानी होगा। वहीं पे देखो यहाँ पे जो है आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोचना ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, ठीक है। जैसे आप पढ़ के देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प अदर्स विदाउट एनी बेनिफिट इज, उसको क्या कहते हैं? वो एक ऐसा इंसान जो किसी और की मदद करे बिना किसी बेनिफिट के, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परोपकारी कहते हैं। तो परोपकारी का मतलब क्या होता है? एल्टुरिस्ट। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना यहाँ पे, ये देख लो, तो ये भी वन वर्ड ही है। यहाँ पे भी जो चीज़ें पढ़ा रखी थी मैंने वो क्या विद धीरा पे, वो सारी की सारी यहीं पे आप पढ़ के अगर आए होते ना, सॉरी उस चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया था, ट्रिकी इंग्लिश चैनल पे जो मैंने पढ़ा रखा था वो सारी वोकैब उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये तो फिक्स है। अब देखो यहाँ से 30 क्वेश्चन तक तो आपको इंग्लिश कंप्लीट हो गया। 3 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी पूछे गए थे, ठीक है। और 3 वन वर्ड से पूछे गए, 3 ईडियम से पूछे गए, 2 सिनोनिम, 2 एंटोनिम, समझ में आ गया। 3 3 6 और 4 10 यहाँ पे डायरेक्टली वोकैब से, और 3 क्वेश्चन जो है वो एनालॉजी टाइप से, मतलब
13 क्वेश्चन डायरेक्टली वो कैब से पूछे गए हैं आपके। और 31 नंबर क्वेश्चन से आपसे जीके पूछना स्टार्ट किया इन्होंने। तो और जीके में भी पूछेंगे तो वो मैं बता दूं यहाँ पे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें रहेंगी, लाइक डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, नेशनल अफेयर्स रहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी रहते हैं कि किस कंट्री के साथ क्या चल रहा है अपना इंडिया के साथ, या फिर इंडिया में क्या चल रहा है। मेनली मैप से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा स्टेट किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा अपना स्टेट किस अदर कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा होता है, ठीक है। बाकी स्टैटिक जीके भी पूछ लेते हैं, लाइक ये देखो, हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को किसने लिखा था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि बदलने वाली जीके नहीं है, उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आध क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के भी पूछ लेते थोड़ा सा, ठीक है, एसर्शन और रीजन वाला, कथन कारण वाला, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन वाला तो ऑब्वियसली हिस्ट्री से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पूछ रहा है इन विच जियोपॉलिटिकल रीजन डज द कंट्रीज पार्टी टू साउथ चाइना सी कन्फ्लिक्ट आर लोकेटेड। मैंने बोला ना कि इंटरनेशनल अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सभी चीज़ें आपको अप टू डेट होना पड़ेगा कि अपने इंडिया के साथ किसके साथ क्या विवाद चल रहा है, क्या मतलब ये बोलते हैं ना कि क्या साझा, मतलब किस चीज़ को व्यापार को लेके हो रहा है। ये इंटरनेशनल अफेयर्स भी पढ़ने होंगे अपने को बढ़िया से, और ख़ास करके डिफेंस वाले तो और भी, डिफेंस से रिलेटेड जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, और साइंस भी और स्पोर्ट्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देख रहे होगा आपको कि ये भी है, सारे स्पोर्ट्स मैन का नाम यहाँ पे दे रखा है, दीपिका कुमारी, मनिका बात्रा, ठीक है। ये सभी चीज़ें कौन कौन प्लेयर्स जो है ना, कौन कौन करेक्टली मैच, मतलब कौन इसमें से करेक्टली मैच नहीं है कि वो जा, लाइक दीपा कुमारी किस खेल से हैं, क्या उनका सही मैच है, या फिर सविता पुनिया किस खेल से है, उनका सही मैच है, तो वो जो मैच सही नहीं है वो चूज़ करना है। तो स्पोर्ट्स से देखो यहाँ पर भी पूछा गया है, ठीक है। मतलब 2-3 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से भी पूछ लिए जाते हैं, और यूएन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया इसमें, ठीक है। वहीं पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना, शास्त्रीय नृत्य या फिर कल्चरल फोक डांस, ये सभी चीज़ें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, और हिस्ट्री से भी अच्छे खासे पूछ रहे हैं यहाँ पे, एंशिएंट हिस्ट्री से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, नो डाउट। तो ये सभी चीज़ें जो है मैंने आपको दिखा दी। तो 55 तक क्वेश्चन है, तो लगभग जीके के लिए आपको सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एंड में एक चीज़ दिखा दूंगा जीके के लिए, अभी फ़िलहाल रुको जीके दिखाने से पहले। और करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, जैसे इसके अंदर 2021 का नोबेल प्राइज़ था, तो हमको बढ़िया से पढ़ना होगा। डिफेंस वाला भी देख लेना, नवम स्पर्शम दीप्तम, ये जो एक क्या बोलते हैं मोटो है हमारे, किस ऑर्गेनाइजेशन का है, इसरो का है, डीआरडीओ का है, या फिर इंडियन एयरफोर्स का है, या फिर इंडियन नेवी का है। तो ऑब्वियसली नवम स्पर्शम दीप्तम किसका है, इंडियन एयरफोर्स का है। टच द स्काई विद द ग्लोरी, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो इंग्लिश देखो, संस्कृत में ये है कि नवम स्पर्शम दीप्तम, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टच द स्काई विद द ग्लोरी। तो वो इंडियन एयरफोर्स का मोटो है वो। वही इंडियन एयरफोर्स से देखो, एक ये भी क्वेश्चन पूछा, और इंडियन एयरफोर्स से ये भी क्वेश्चन है कि 1999 में एक ऑपरेशन किया गया था कारगिल युद्ध के टाइम, इंडियन एयरफोर्स ने, उस ऑपरेशन का क्या नाम है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें पूछी गई थी आपसे। और फिर से देखो, डिफेंस बैरक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, मतलब डिफेंस से भी आराम से ना यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन, नो डाउट ज़्यादा भी हो सकता है, ये 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भी डिफेंस से रिलेटेड पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डिफेंस, और ये भी देखो इंडियन एयरफोर्स का कमांड कहाँ पे, लगभग लगातार क्वेश्चन जो थे लास्ट के 1 2, ठीक है, 3, और यहीं पे देख लो 4, और ये 5, और स्टार्टिंग में भी 1-2 क्वेश्चन मैंने दिखाया था आपको जो, ठीक है। तो वो भी डिफेंस से रिलेटेड था, और ये सीबीआई से रिलेटेड, तो सारे डिफेंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। चलो 6-7 क्वेश्चन तो आराम से पूछ लेते हैं डिफेंस, और मैथ इसका कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। तो मैथ में पढ़ा दूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन, और मैं आपको दिखा रहा हूँ परसेंटेज से ये क्वेश्चन ईजी है। अभी देखो ये एज प्रॉब्लम से है, तो यहाँ पे जो है मिक्सचर से रिलेटेड है, ठीक है। अभी देखो ये जो है परसेंटेज से और प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। और देखो ये जो है आपका परसेंटेज से है, ठीक है। और रुको मैं आपको टाइम एंड वर्क से और दिखा रहा हूँ। देखो ये भी एक टाइम और मेनली 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछे गए। तो मेनली जो इसके अंदर चैप्टर है मैं बता देता हूँ कौन कौन पढ़ना है आपको। टाइम एंड वर्क बहुत ज़्यादा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है आपको बहुत ज़्यादा, बढ़िया से स्ट्रॉन्ग करना है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे चैप्टर बहुत अच्छे करके जाने, क्योंकि इसके अंदर एडवांस मैथ नहीं है, अरिथमेटिक ही, और मेनली ये सभी चीज़ें हैं। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इजी लेवल के कैलकुलेटिव होते हैं, जो बना लोगे आप लोग, ठीक है। बाकी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ लेना आपको, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो ईजी है। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने 6 से 7 चैप्टर बताए उसको बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग करके जाना आपको, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर टोटल मिला के 20 क्वेश्चन मैथ के बन जाते हैं ईजिली, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है टाइम एंड
डिस्टेंस से है, ठीक है ना। ये तो ऊपर वाला क्लॉक के, ये देखो टाइम एंड डिस्टेंस से यहाँ भी है, टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से पूछते हैं। तो इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को, बिकॉज एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहीं से अब रीजनिंग के बारे में बात कर ले, तो रीजनिंग से भी टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं और मेनली नॉन वर्बल से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अब नॉन वर्बल क्या होता है मैं बता रहा हूँ। नॉन वर्बल वो क्वेश्चन जिसमें कि बहुत ज़्यादा फिगर वगैरह दिखते हैं आपको, लाइक ये फिगर कंपाइल करना है यहाँ पे, इसमें कौन सा फोटो उठा के डाल देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन हो गया। ये भी आपका नॉन वर्बल क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सिमिलर मतलब कौन सा सही वे में काम नहीं कर रहा है, या फिर जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। ये देखो वेन डायग्राम से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो नॉन वर्बल से क्वेश्चन है अराउंड, यहाँ पे देखो 25 में से ना 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नॉन वर्बल से पूछेगा, गिन लेना आप लोग। ये तो वेन डायग्राम है, ये भी वेन डायग्राम है, ठीक है। चलो ये आपका जो हो गया, ये अलग टॉपिक है। अलग टॉपिक मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कि देखो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट विच देयर लाइक सम मैनर, मतलब आपका बोलते हैं ना एनालॉजी टाइप का कि कौन सा एक मतलब विषम छाटो इसमें से, ऑड मैन वाला, ठीक है। बाकी मैं आपको देखो दिखा रहा हूँ और भी, ये तो फिगर वाला है ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ, रुको। तो रीजनिंग आपको मैं टोटल कवर कराऊंगा, जैसे ब्लड रिलेशन से भी पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से भी पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से, एनालॉजी से, वेन डायग्राम से, ठीक है, फिगर काउंटिंग से, तो ये भी एक तरीके से कह लो, ठीक है। अभी रुको मैं आपको नॉन वर्बल दिखाता हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह सब कुछ है। तो आपको यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो रीजनिंग के सारे चैप्टर को नाम कौन कौन से दे रखे मैं वो दिखा देता हूँ आपको अभी। देखो यहाँ पे सिलेबस में बस लिखा गया वर्बल स्किल एंड स्पेशल एबिलिटी, ठीक है। तो बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे लगभग सारे चैप्टर्स को कवर करना है, जो कि मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, ब्लड रिलेशन हो, एज प्रॉब्लम हो, नॉन वर्बल हो, वेन डायग्राम हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, मिसिंग नंबर हो, ऑडमैन हो, सब कुछ देख के जाना है। नंबर सीरीज हो, कहीं से भी पूछ लेता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा उन्होंने, तो मतलब पूरे रीजनिंग से पूछेंगे वो लोग, ठीक है। और ख़ास करके यहाँ पे मैं जीके के बारे में कह रहा था, तो देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, ठीक है, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस से रिलेटेड, खास करके आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, ईटीसी। तो हमको जो जो चीज़ें दी गई हैं, तो देखने में जितना छोटा लग रहा है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री इतना कम है नहीं, तो मेनली अपने को हिस्ट्री में वो चीज़ें पढ़ लेनी है जो कि जल्दी याद हो जाता है। बिकॉज देखो अगर आपके पास पूरे 6 महीने हैं, बहुत सारे लोग इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं ना, 6 महीने हैं तो कम से कम हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप लाइक आप सर्च मार सकते हो हिस्ट्री स्टैटिक, मतलब होता है ना स्टैटिक हिस्ट्री जी के, यूट्यूब पे मारो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं हिस्ट्री के, वो सभी चीज़ें पढ़ लो, ज्योग्राफी के पढ़ लो इस तरीके से। बट आपके पास 6-7 मंथ अच्छे से हैं तो आप बिल्कुल भी डेप्थ में जाके पढ़ना, और खास करके डिफेंस वाले हो तो अच्छे से पढ़ लेना डिफेंस के क्वेश्चंस, आर्ट एंड कल्चर, जो कि बहुत कम टाइम के अंदर आसानी से याद किया जा सकता है। और साइंस वाले स्टूडेंट से हो, क्योंकि साइंस वाले भर रहे होंगे ज़्यादातर, तो साइंस वाले जो है वो तो साइंस उनका पहले से ठीक ही होगा, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना। बाकी गाइस अभी भी कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दे दूँ।